हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव सिंह और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं आपको यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहा हूं। हम कई दिन बाद मिल रहे हैं, 2-3 दिन में यहाँ था नहीं, उसकी वजह से वो वीडियो नहीं आ पाई। तो मैं ऑलरेडी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में SCO और आपका G7, G20, ब्रिक्स, ब्रेक्जिट और क्वाड, ITU2, AU, KUS और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं आपको FATF के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके, जो भी मैं आपको जिन टॉपिक्स के बारे में, जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ये इन सब के बारे में आप मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप उन सब के बारे में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। जैसे ही मेरे को मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको समझा दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आया, जो कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है FATF। FATF स्टैंड्स फॉर, FATF की फुल फॉर्म है आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो अगर हम इसको नाम से समझने की कोशिश करें, ये एक फोर्स है, ठीक है, ये एक फोर्स है। फोर्स आप जानते हो, जैसे आर्मी नेवी एक फोर्स होती है, या किसी ग्रुप को भी हम फोर्स बोल सकते हैं जो किसी चीज को खत्म करने के लिए या उससे लड़ने के लिए काम करती है। तो ये एक फोर्स है, ठीक है, जिसका काम है, टास्क मतलब काम है, जो फाइनेंशियल एक्शंस है, फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का, ठीक है। ये फोर्स है जिसका काम है जो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ चल रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का, ठीक है। नाम से हमारे ये समझ में आता है। तो आइए अगर हम उसको डेफिनेशन इसकी समझें तो FATF इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहले समझते हैं, यहां तक समझते हैं क्या लिखा है ये। FATF इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको किसी ट्रीटी के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज मिलकर या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर साइन करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ग्रुप को बनाने के लिए बहुत सारी कंट्री मिले और फिर एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे वो एक साथ कि ये इस ग्रुप में होगा, ये इसका काम होगा, ये हमारा फंक्शन होंगे, ये सब उस पेपर में लिखा होता है। तो ऐसे जब कोई साइन होता है, कोई भी वो डॉक्यूमेंट साइन होकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टू मॉनिटरिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मॉनिटर करने के लिए। मॉनिटर करने के लिए मतलब देखने के लिए, नजर रखने के लिए इस चीज पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं। क्राइम का मतलब गुनाह, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड जो हो रहा है, और इंटरनेशनल मतलब विदेशी, ठीक है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मतलब देखना, उस पर नजर रखना। किस चीज पे नजर रखना, कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड गुनाह हो रहा है इंटरनेशनली, ठीक है। अब अगर इसकी देखें, बनी कब की ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एस्टेब्लिश इन 1989। 1989 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कब बनाई किसने थी, ये G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर बनाई थी। उनकी मीटिंग चल रही थी पेरिस में, वहां पे 1989 में उनकी मीटिंग चल रही थी पेरिस में, G7 कंट्रीज की, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। ओके, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में। पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, पेरिस में जो है फ्रांस की कैपिटल है। और इसके जो प्रेसिडेंट है ना, इस टाइम पे प्रेजेंटली जो इसके प्रेसिडेंट है वो है आपके T राजा कुमार। प्रेजेंटली इसके प्रेसिडेंट है T राजा कुमार। अगर नाम अगर देख रहे होगा आप तो आपको लग रहा होगा कोई इंडियन है, ये नहीं, ये इंडियन नहीं है, ये सिंगापुर से है, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। और ये 2022 से लेकर 24 तक के लिए प्रेसिडेंट है। 2 साल की टर्म होती है प्रेसिडेंट की। जो भी FATF का प्रेसिडेंट बनता है उसकी 2 साल की टर्म होती है। तो ये 2022 से लेकर 24 तक है। ये रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, सिंगापुर से, ठीक है। और उनका नाम है T राजा कुमार।
तो अभी तक हमने क्या, एक पॉइंट है जो मीटिंग इसकी होती है, इसकी मीटिंग्स जो होती है वो साल में 3 बार होती है, ठीक है, हर साल में 3 बार, साल में हर जितनी कंट्रीज की मेंबर है उसको 3 बार मिला करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ दिया, पहले एफएटीएफ की डेफिनेशन। एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटरिंग करती है, जो नजर रखती है कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है उसके ऊपर। सेकंड पॉइंट, ये 1989 में बनाया गया था। कब बनी थी ये, G7 कंट्रीज की मीटिंग हो रही थी, ठीक है। कहाँ हो रही थी मीटिंग, पेरिस में 1989 में G7 कंट्रीज की मीटिंग के दौरान उनको ऐसा लगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है उसके ऊपर वो नजर रखे, उसको अगर उसको नजर रखे, जैसे ही पकड़ ले कि हाँ यहाँ क्राइम हो रहा है उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेके उसको खत्म करने की कोशिश करे। तो इन सब कंट्रीज ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, जिसका नाम है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, जो 2020 से 24 तक के लिए इसके प्रेसिडेंट है। और इसकी प्रेसिडेंट की टर्म है, एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है उनकी टर्म 2 साल के लिए होती है, मतलब एक बंदा एक बार में 2 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अब इसके मेंबर्स की बात करते हैं, इसके मेंबर कितने हैं। इसके टोटल 32 कंट्रीज एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल कितने मेंबर हो गए इसके, 34 मेंबर हो गए मेंबर्स। तो 32 तो कंट्री हो गई, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, ईयू अफ्रीकन यूनियन, ईयू यूरोपियन यूनियन और एयू अफ्रीकन यूनियन। ईयू यूरोपियन यूनियन, एयू अफ्रीकन यूनियन। तो अलग से 32 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो 32 कंट्रीज हैं। और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाई गई है। जैसे यूरोपियन यूनियन है, ये जो यूरोप वाला रीजन है, यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है, उसी वही कंट्रीज की मेंबर बन सकती है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होगी क्योंकि खाली यूरोप पे फोकस करती है। अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीकन कंट्री है, खाली वही इसके मेंबर बन सकती है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। तो ये भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई क्योंकि ये खाली अफ्रीका के ऊपर, एक रीजन के ऊपर फोकस करती है। तो ये जो 2 हैं, ये 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और 32 कंट्रीज है। टोटल मिला के कितने मेंबर हो गए, 34 मेंबर्स हो गए इसके, ठीक है। ये 34 मेंबर्स इंडिविजुअल कंट्रीज हैं। और ईयू में भी 27 के आसपास कंट्री आती हैं, और एयू में भी जो आपका अफ्रीकन यूनियन में भी बहुत सारी कंट्री आती हैं, वो सब एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कोई इसका एजेंडा मान लीजिए, चाहे गोल मान लीजिए, चाहे एम मान लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है इसके, मतलब इसका हिंदी में अगर मतलब समझना चाहूँ कि इसको किस लिए बनाया गया है, इसका काम क्या है, इसको क्या अचीव करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, ठीक है। एट द एंड इसका काम क्या है, किस तरह काम करना चाहता है, क्या काम करना चाहता है, ठीक है। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है। पहले तुमको यही समझना है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, आपने सुना होगा ब्लैक मनी व्हाइट मनी होता है ना, बहुत सारी मूवीज में आपने सुना होगा, नहीं तो न्यूज में सुना होगा। तो उसके पास ब्लैक मनी है, उसके पास व्हाइट मनी है, ठीक है। ब्लैक मनी ऐसा मनी होता है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ कमा रहा हूँ, ठीक है, मैंने मान लीजिए 10 रुपए कमाए और मुझे 2% सरकार को टैक्स देना है, ठीक है। 10% 10 रुपए मैंने कमाए, 2% टैक्स देना है, इसका मतलब 2 रुपए टैक्स देना है सरकार को। तो मैंने अपने को 2 रुपए बचाने के लिए, कि मुझे टैक्स ना देना पड़े, मैंने जो अपनी सैलरी है जो 10 रुपए थी उसको 5 ही रुपए लिखवाया, ठीक है। तो मुझे 1 ही रुपया देना पड़ा, और जो 1 रुपया बच गया वो मेरा ब्लैक मनी हो गया, समझे आप, ठीक है। तो जो ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने कोई एक मूवी थी, रजनीकांत सर की मूवी थी शिवाजी द वॉर, उसमें आपने देखा होगा वो सबसे जितने भी नेता लोग होते हैं, उनसे जितने भी लीडर होते हैं, उनसे उनके ब्लैक मनी को लेके और फिर अलग अलग कंट्रीज में उनको भेज देते हैं जो उनके जानने वाले होते हैं। फिर वो उनको एज अ डोनेशन, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, ऐसा उसमें एज अ डोनेशन उनको वापस भेज देते हैं। तो उन्होंने ब्लैक मनी भेजा, लेकिन उनके पास व्हाइट मनी आया। कैसे? क्योंकि वो बता सकते थे कि हमको डोनेशन मिला है, ये इसलिए वो व्हाइट मनी हो गया, ठीक है। उसको किसी छुपाने की जरूरत नहीं थी फिर, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लैक मनी इनटू टू व्हाइट मनी, कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव इसका। तो पहले तो इसका ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था खाली, जब ये बनी थी 1989 में। फिर आफ्टर 9/11 क्या है,
9/11 का पहले वैसे अगर मतलब जाने तो है 11 सितंबर, ठीक है। 11 आपकी डेट और 9 जो है सितंबर के महीने में 9 कहते हैं, अगर 1 2 3 में महीने को गिने जैसे 12 महीने होते हैं तो सितंबर 9वें नंबर पे आता है। तो 9/11 जो है, में 9/11 जो डेट है उसमें अटैक हुआ था किसके ऊपर, यूएस के ऊपर। आपने सुना होगा जो आपके ट्विन टावर थे यूएस में, उनके ऊपर अटैक हुआ था, जो अलकायदा ने कराया था उसामा बिन लादेन को, उसके बाद उन्होंने मारा भी था और अफगानिस्तान में आके यूएस फोर्सेस बैठ गई थी। इसी के बाद जो आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये 9/11 हुआ था। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि इससे पहले जब इंडिया इनको यूएस वगैरह से कहता था कि बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे कश्मीर में और ऐसे करके, तो ये लोग कहते थे कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये लोग बोलते थे दिस इज द वॉइस ऑफ सप्रेस्ड पीपल, मतलब जो लोग को परेशान हो रहे हैं उनकी आवाज है, वो अपनी आवाज मतलब ये ऐसा करके लोगों को मार के या किसी चीज पे कब्जा करके या प्लेन हाईजैक करके आपको अपनी आवाज सुनाना चाह रहे हैं। पर जब इनके ऊपर एक बार हो गया तो बस फिर ये निकल गए कि अफगानिस्तान को भी कब्जा कर लें और उसामा बिन लादेन को भी मार लें। ठीक है, चलिए वो एक अलग बात है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो 9/11 अटैक्स हुए थे यूएस में, ठीक है, उसके बाद FATF ने जो 2001 में हुआ था 9/11, ठीक है ना, 2001 में, तो FATF ने क्या किया, जो अपना ऑब्जेक्टिव था उसको थोड़ा ब्रॉड कर लिया, मतलब उसको बढ़ा लिया और एरिया को अपने अंडर ले लिया कि अब ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो इसने ऑब्जेक्टिव बढ़ाया वो क्या बढ़ाया, इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, मतलब सब साथ मिलके एफर्ट्स करेंगे, किस चीज के लिए एफर्ट्स करेंगे, कॉम्बैट, लड़ने के लिए, खत्म करने के लिए टेररिस्ट फंडिंग को। टेररिस्ट फंडिंग क्या होता है, जो टेररिस्ट को फंडिंग मिलती है। अब जैसे हम बात करें, टेररिस्ट है, उनको पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास, कि उनके पास इतने सारे हथियार हो गए, वो रह भी रहे बहुत अच्छे से, खाना पीना सब, और इतने सारे लोगों को रख रहे हैं, टेररिस्ट बना रहे हैं, उसमें पैसा लगता है, ट्रेनिंग में पैसा लगता है, तो बस पैसा आता कहाँ से, वो भी कहीं ना कहीं से पैसा आता ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं वो जॉब कर रहे हैं कि वहां से पैसा लिया और फिर यहाँ लगा दिया टेररिज्म में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उनको कुछ लोग टेररिस्ट फंडिंग करते होंगे। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा, इंडिया तो जानता ही है, इंडिया तो इतना ग्रस्त है उनके टेररिज्म से, जो उनके यहाँ टेररिस्ट हैं, तो उनकी गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कराती है उनको, जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जैसे मोहम्मद, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पैसा कौन प्रोवाइड करता है, इंडिया पे अटैक करने के लिए, कश्मीर पे अटैक करने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ठीक है, समझे आप। तो इसको मनी टेररिस्ट फंडिंग कहते हैं, कि जो टेररिज्म फैलाने के लिए इंडिया में पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको पैसा प्रोवाइड करती है, उस पैसे को टेररिस्ट फंडिंग कहते हैं, कि वो टेररिस्ट को फंड कर रहे हैं, टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं, ताकि वो अपने और से और लोगों को रिक्रूट कर सकें, और से और लोगों को रख सकें, टेररिस्ट बना सकें, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करा सकें, ठीक है। और इंडिया और ज्यादा हथियार वगैरह और जो भी लेटेस्ट हथियार होते हैं आजकल, तो जो टेररिस्ट होते हैं सबसे लेटेस्ट हथियार होते हैं उनके पास, और सब कुछ कंप्यूटर नॉलेज वगैरह सब कुछ होती है, उनको बॉम्ब की पूरी नॉलेज होती है, ठीक है। तो टेररिस्ट फंडिंग होती है, टेररिस्ट को पैसा प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो आतंकवाद फैला सके। तो इसको सब कंट्री एक साथ मिलकर इसको काउंटर करें, इसको कॉम्बैट करें, इससे लड़े, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ proliferation of weapons of mass destruction, WMD। पहले हम जानते हैं weapons of mass destruction क्या होता है। अगर हम नाम से समझना चाहें, ऐसे वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन करें, मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज्यादा इस बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन कर दें। जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में यूएस ने जो आपके जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर एटॉमिक बम फेंक दिया। जब उन्होंने बम फेंका तो कितना बड़ा एरिया, कितने सारे लोग, पूरा शहर का शहर तबाह हो गया, इतने सारे लोग मर गए। तो ऐसे वेपन्स को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और वो तो कब की 40s की बात है, अब तो पता नहीं कितने बड़े बड़े वेपन्स बन गए होंगे, ऐसे कितने बायोलॉजिकल वेपन बन गए होंगे, कितने केमिकल वेपन्स बन गए होंगे ऐसे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन और पता नहीं ऐसे कितने बन गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो वेपन्स हैं उनके जो प्रोलिफरेशन है उसको रोक सके, उसको रोक लगा सके। प्रोलिफरेशन क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रचार करना, ठीक है।
इसका अगर डायरेक्ट मीनिंग अगर हिंदी में देखें तो होता है प्रचार करना। तो जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है ना, उनके प्रचार जो है उसमें जो फाइनेंसिंग हो रही है, उनमें जो फंडिंग हो रही है उसकी, उसको काउंटर कर सके, उसको रोक सके। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। तो ऐसे करके इसके ये जो 3 ऑब्जेक्टिव मैंने भी आपको बताया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मैंने आपको बताया द मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ठीक है, काले धन को, जो धन है काला धन, उसको गैर कानूनी धन मानते हैं, तो उसको कानूनी धन बनाने के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो उस पे उसको देखना, उस पे नजर रखना, उसको एग्जामिन करना और डेवलप करना, ऐसे मेजर्स, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तरीके, ऐसे तरीके डेवलप करना ताकि उससे लड़ा जा सके और उसको रोका जा सके। ठीक है, सेकंड, जो 9/11 के अटैक्स हुए थे यूएस में 2021 में, उसके बाद क्या किया एफएटीएफ ने, जो अपना ऑब्जेक्टिव वाला एरिया था उसको ब्रॉड कर दिया, उसको बढ़ा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और जो फील्ड्स हैं, ठीक है, उनमें भी अपने जो मेजर्स हैं उनको ले सके, अपने जो अपने जो तरीके हैं उनसे उनको भी रोक सके। तो क्या ब्रॉडन किया उसने, क्या बढ़ाया, क्या किस फील्ड को उसने अपने अंडर लिया, उस पे काम, कौन सा फील्ड था जिस पे काम करने के लिए उसने अपने ऑब्जेक्टिव को बढ़ाया, वो था टेररिस्ट फाइनेंसिंग। क्या था इसमें, क्या किया उसने कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सब आपस में मिलकर एफर्ट्स करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, किस लिए, ताकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ सके। टेररिस्ट फाइनेंसिंग मैंने आपको बताया था एग्जांपल के साथ कि जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं उनको पैसे प्रोवाइड करती है ताकि वो नए नए वेपन खरीद सके, या कोई भी गवर्नमेंट, खाली पाकिस्तान नहीं, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को ऐसे पैसे प्रोवाइड करती है किसी टेररिस्ट को, ताकि वो दूसरी जगह पर, दूसरी किसी कंट्री में, दूसरी किसी रीजन में, किसी जगह पे टेररिस्ट अटैक कर सके। ठीक है, आतंकवाद फैलाने की जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या था, जो प्रचार करना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, जो वेपन मास डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जैसे न्यूक्लियर को मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिरोशिमा और नागासाकी का वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में। तो ऐसे वेपन्स जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके, उन वेपन्स का प्रचार करने से रोक सके, उन वेपन्स का प्रोलिफरेशन करने से रोक सके। ठीक है, जो उनकी फंडिंग है प्रोलिफरेशन में, जो प्रचार में उनकी फंडिंग लगेगी, जो पैसा लगेगा, उसको काउंटर कर सके। ठीक है, तो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी तो लिस्ट होती है, जो आपका एफएटीएफ होता है ना, इसकी तो लिस्ट होती है, मतलब ये कुल मिला के काम कैसे करता है, कुल मिला के काम कैसे करता है कि इसने तो लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, और उन लिस्ट को, जो न्यूज़पेपर टर्म होती है ना, न्यूज़पेपर टर्म मतलब ये न्यूज़पेपर वाले यूज करते हैं उन लिस्ट के लिए टर्म। ठीक है, तो एक है ग्रे लिस्ट, दूसरी है आपकी ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट में ऐसी कंट्रीज आती हैं जिनके ऊपर इनको शक है एफएटीएफ वालों को कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करती होंगी, टेररिस्ट फंडिंग करती होंगी, या मास वेपन, जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, इनका प्रचार करती होंगी, ऐसी कंट्री जिनके ऊपर शक है। ठीक है, उनको तो ये ग्रे लिस्ट में डालते हैं, और ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज को डालते हैं जिनके लिए कंफर्म है कि हाँ ये तो करती हैं। ठीक है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करती होंगी, ये तो टेररिस्ट फंडिंग करती है, ये प्रचार करती है मास डिस्ट्रक्शन वेपन का। ठीक है, तो ऐसे करके 2 लिस्ट हैं, उनमें दोनों उन कंट्रीज को डाल देती हैं। तो जो ग्रे लिस्ट में कंट्रीज आती है उनको अगर उससे बाहर निकलना है तो फिर ये जो एफएटीएफ वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको टास्क देती है कि ये जो काम तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं इनको बंद करो। अगर हम सेटिस्फाई हुए कि तुमने ये काम बंद कर लिया तो हम तुमको लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, वरना तुम इसी लिस्ट में रहो और जो उसके नुकसान है वो झेलो। भाई जो इनके नुकसान है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या नुकसान होता है अगर आप ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ गए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो पहले हम ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रे लिस्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया ग्रे लिस्ट जो है न्यूज़पेपर टर्म है, इसका एग्जैक्ट नाम ग्रे लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर टर्म है। ठीक है, इसको शॉर्ट और अच्छे से मतलब अट्रैक्टिव टर्म बनाने के लिए, ताकि लोगों की नजर पड़े इस पे ऐसे ग्रे लिस्ट बोलने से। ठीक है, अब पूरा नाम से इतनी नजर लोगों की नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्रे लिस्ट अगर लिख दो तो लोगों की नजर थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर टर्म, तो इसका एक्चुअल नाम क्या है, एक्चुअल नाम है इसका ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। ठीक है, तो अगर इस नाम से समझना चाहें इंक्रीज मॉनिटरिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि इनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन रखनी है। कैसे ज्यूरिसडिक्शन रखनी है कि जो मॉनिटरिंग है ना,
मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग में तो मैंने क्या बताया था, इन पे नजर रखने का तरीका जो है उसको ज्यादा ज्यादा रखना है, ठीक है। बाकी सब पे नॉर्मल रखना है, जो ग्रे लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो ग्रे लिस्ट में है उनका ज्यादा ध्यान रखना है, उनका ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं वो और ज्यादा तो मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कुछ नहीं कर रही है, टेररिस्ट फंडिंग नहीं कर रही है, और वो कैसे काम कर रही है उसको कम करने के लिए जो पहले जिस वजह से इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। तो इसके नाम से आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो मॉनिटरिंग है उसको बढ़ाना, ठीक है। जो ग्रे लिस्ट में कंट्री, जो ग्रे लिस्ट है उसका एक्चुअल नाम है जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, और नाम से समझ में आ रहा है जो मॉनिटरिंग है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि बेसिकली कहता क्या है। जो जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग है, इंक्लूड कंट्रीज दैट कंसीडर्ड सेफ हैवन्स फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें क्या है, ऐसी कंट्रीज को इसमें डाला जाता है, ऐसी कंट्रीज को डाला जाता है, ऐसी कंट्रीज को इसमें डाला जाता है जिनको कंसीडर किया जाता है सेफ हेवन। तो एक हेवन आपने पढ़ा होगा स्वर्ग वाला, ये भी स्वर्ग वाला ही है, ठीक है, और ये धरती पे स्वर्ग वाला है, ठीक है। धरती पे स्वर्ग वाले का क्या मतलब है कि जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, जैसे मान लीजिए इंडिया में आपको टेररिस्ट नहीं मिलेंगे आसानी से, उनके भी कोई छुप के बैठा हुआ बहुत अच्छे से छुप के, ताकि कोई ढूंढ ना पाए, नहीं तो गवर्नमेंट मार देगी, गवर्नमेंट मरवा देगी या आर्मी पकड़ के मार देगी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आपको जो टेररिस्ट है वो खुलेआम भी घूमते मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां के जो गवर्नमेंट है वो उनको मारती नहीं है, उनको पकड़ती नहीं है, क्योंकि उनको पैसा प्रोवाइड करती है, तो उनको पैसा प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंडिया पे अटैक कर पास क्या उनको पकड़ लेगी, मार देगी, तो फिर कैसे उनको भेजेगी इंडिया में वो करने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पे किसी चीज के लिए कि सुरक्षित रह सके, जैसे टेररिस्ट का हेवन क्या होगा, जैसे पाकिस्तान में आपको एग्जांपल बताया, तो हेवन का मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी चीज आराम से रह सके, और हेवन किसी भी चीज का हो सकता है। इस केस में हम टेररिस्ट हेवन की बात कर रहे हैं कि टेररिस्ट वहां पे आराम से रह सकते हैं, ठीक है। कहीं पर ट्रेड हेवन हो सकता है, जहाँ ट्रेड बहुत अच्छे से चलता है बिना किसी परेशानी के, ट्रेड हेवन हो गया, ठीक है, इस तरह से। पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित हेवन, ठीक है। ऐसी कंट्रीज जिनको कंसीडर किया जाता है, जिनको देखा जाता है एज अ सेफ हेवन, बहुत सुरक्षित जगह, किस लिए, फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग का मतलब टेररिस्ट की फंडिंग होती है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग जो होती है, ये वही लिखा हुआ है। ऐसी कंट्रीज जिनको देखा जाता है सेफ हेवन की तरह, किस वजह से, क्योंकि वो सपोर्ट करती है टेररिस्ट फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ब्लैक से व्हाइट बनाना पैसों को, ठीक है। ऐसी कंट्रीज को इस लिस्ट में डाला जाता है, कैसी कंट्रीज को, जो ऐसी कंट्रीज जो सेफ हेवन कंसीडर की जाती हैं, जो देखी जाती है सेफ हेवन की तरह, क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट करती है टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये एज अ वार्निंग भी काम करती है, इट वर्क्स एज अ वार्निंग। क्यों काम करती है एज अ वार्निंग? जैसे किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जैसे अभी पाकिस्तान बहुत सालों से ग्रे लिस्ट में था, अभी बाहर हुआ है थोड़े दिन पहले, ये लास्ट शायद दिसंबर या नवंबर के एंड में बाहर हुआ है पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से, मतलब बहुत लंबे समय से, मतलब पाकिस्तान निकलता रहता है, गिरता रहता है, जाता रहता है, निकलता रहता है, जाता रहता है, ऐसे चलता रहता है पाकिस्तान का, ठीक है। पर अभी जो इस बार जो गिरा था तो काफी लंबे समय से, शायद तो 4-5 साल से लगातार इसी में था, ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो जो है ये वार्निंग की तरह काम करती है। वार्निंग की तरह कैसे काम करती है कि या तो तुम सुधर जाओ, या तो ये सब करना छोड़ दो, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर को फंडिंग करना, ये सब करना छोड़ दो, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है टोटल बॉयकॉट। टोटल बॉयकॉट का मतलब फिर आपको कोई किसी से आप ट्रेड नहीं कर सकते, किसी से आप रिलेशन अच्छे नहीं रख सकते, किसी से बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कहीं से लोन नहीं उठा सकते, कोई आपके यहाँ वो नहीं करेगा ट्रेड, कोई आपके यहाँ फंडिंग नहीं देगा, कोई आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वार्निंग की तरह काम करता है। यहाँ पे तो कम सैंक्शन लगते हैं, थोड़े बहुत सैंक्शन लगते हैं जब आप ग्रे लिस्ट में हो, ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में पहुंच गए तो बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो ये यही बताती है लिस्ट, जब उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है किसी कंट्री को, तो उसको बताया जाता है कि अभी भी सुधर जाओ, समय है, वरना तुमको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। फिर ये हो गया ग्रे लिस्ट के बारे में। क्या पढ़ा हमने ग्रे लिस्ट के बारे में कि इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। जो कंट्रीज होती हैं, जो भी इसमें होती है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग अच्छे से कर सके, इसलिए इनको इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
कंट्री इंक्लूड्स, ऐसी कंट्रीज में आती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, जिनको देखा जाता है एज अ सेफ हेवन मतलब सुरक्षित जगह, इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट करती है टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को, ठीक है। और इसको एज अ वार्निंग भी बोला जाता है, ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री चलेगी तो उसके लिए एज अ वार्निंग काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में से बाहर निकलना हो तो उसको क्या करना होगा, ठीक है। अगर उसको ग्रे लिस्ट से पुल आउट होना है, ग्रे लिस्ट से पुल आउट होना है, बाहर निकलना है तो उसको क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा, कंट्री हैज टू फुलफिल द टास्क रिकमेंडेड बाय एफएटीएफ। एफएटीएफ उसको कुछ टास्क देगा, जो एफएटीएफ की ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको कुछ टास्क देगी, वो उसको बताएगी कि अपने आप ये सही करो, जो ये टेररिस्ट है इनको पकड़ के रखो, इनको पकड़ के जेल में रखो, कोई कहाँ पैसा कैसे टेररिस्ट के पास पहुंच रहा है उसको ट्रैक करो, उसको पकड़ो, जो आदमी पैसा पहुंचा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो कैसे आपके यहाँ हो रही है, उस सबको देखो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो रिकमेंडेशन दोगी, जो भी जिसके यहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के खाली मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे कैसे बचा जाए उस चीज के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगी। किसी का टेररिस्ट की प्रॉब्लम है तो टेररिस्ट वाला देगी, किसी का दोनों तो दोनों के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगी, ठीक है। तो एफएटीएफ उनको रिकमेंडेशन देती है कंट्री को, ठीक है। और अगर उसने रिकमेंडेशन पे मान लीजिए काम किया है ना, और एफएटीएफ जो सेटिस्फाई हो गई, एफएटीएफ निश्चित हो गई कि हाँ जी इसने काम कर लिया, इसने खुश हो गया, एफएटीएफ लगा कि हाँ इसने सही काम किया है, तो एफएटीएफ उसको रिमूव कर सकती है, ठीक है। उस कंट्री को रिमूव कर सकती है एफएटीएफ, जो ग्रे लिस्ट है उसमें से, जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट का नाम जो डायरेक्शन इंक्रीज मॉनिटरिंग वाली जो लिस्ट है उससे उसको निकाल सकती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान अभी उसमें से निकल गया है, जो आपका ये ग्रे लिस्ट है, अभी मैंने बताया था अभी शायद नवंबर के एंड में, दिसंबर की स्टार्टिंग में वहां से उसमें से निकला है, वरना कई 4-5 सालों से ब्लैक लिस्ट के, ग्रे लिस्ट के अंदर ही था। अगर हम प्रेजेंटली बात करें इस टाइम पे, एज प्रेजेंट आज 3 जनवरी 2023 है, इस टाइम पे 23 मेंबर्स हैं, इसका मतलब 23 कंट्रीज हैं इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट के अंदर कितनी कंट्रीज है, 23 कंट्रीज, पूरी 23 कंट्रीज इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ दिया, पहले आप ग्रे लिस्ट के ऊपर रिवाइज कर लेते हैं, फिर ब्लैक लिस्ट को पढ़ेंगे। तो ग्रे लिस्ट में हमने क्या क्या पढ़ दिया, ग्रे लिस्ट का नाम क्या होता है, जो डायरेक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ऐसी लिस्ट है, इसमें कंट्रीज को इसलिए डाला जाता है ताकि उनके ऊपर मॉनिटरिंग, जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो इसमें ऐसी कंट्रीज आती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है सेफ हेवन, सुरक्षित जगह। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को और जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग है उसको, ठीक है। इसको एज अ वार्निंग भी देखा जाता है, इसको एज अ वार्निंग भी देखा जाता है। क्यों देखा जाता है एज अ वार्निंग, क्योंकि इसमें डाल के जैसे पाकिस्तान को इसमें डाला आपका ग्रे लिस्ट में, ठीक है। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ये बताया कि ये रिकमेंडेशन है, या तो इन पे काम कर दो, इन्हें सही कर दो जो हम तुमको बता रहे हैं, नहीं तो हम तुमको उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, फिर उसके नुकसान झेलना तुम लोग। तो ये एज अ वार्निंग काम करती है, ठीक है। अगर किसी कंट्री को इसमें से बाहर आना है तो कैसे आएगी, उसको जो रिकमेंडेशन दी गई है एफएटीएफ के द्वारा उनको कंप्लीट करना होगा, उनको फुलफिल करना होगा, ठीक है। अगर एफएटीएफ सेटिस्फाई हो गया, एफएटीएफ हो गया कि हाँ जी इन्होंने सही काम किया है, तो वो उसको उससे बाहर निकाल देगा, नहीं तो फिर और उन पे काम करो, और जब अगली बार मीटिंग होगी जब देखेगी एफएटीएफ निकालना है कि नहीं निकालना, ठीक है। ये टीम भेजती है, जैसे मान लीजिए मीटिंग होने वाली है एफएटीएफ, मैंने बताया साल में 3 बार मीटिंग होती है, तो जैसे मान लीजिए अब एफएटीएफ की मीटिंग, पहली मीटिंग हो रही है 2023 की, मान लीजिए हो नहीं रही है, मैं भी मानने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मार्च में होनी है पहली मीटिंग, तो उससे पहले एफएटीएफ जो कंट्री आपकी ग्रे लिस्ट में उनके यहाँ अपनी टीम भेजेगी और देखेगी जो हमने बताया था डॉक्यूमेंटेशन पे इन्होंने काम किया कि नहीं किया। अगर वो मेंबर सेटिस्फाई हो गए तो उसको बाहर निकाल देगी, सब जितने भी आपके मेंबर कंट्रीज है वापस में वोटिंग करेंगे, उनको सब रिपोर्ट भेजी जाएगी कि ऐसे ऐसे इन्होंने इतना काम किया है, जो भी टीम गई होगी उसने जो रिपोर्ट बनाई होगी वो सब कंट्रीज को भेजी जाएंगे, और कंट्री सेटिस्फाई हो गए तो बाहर निकल गए, नहीं तो फिर अंदर रहो अपना, ठीक है। तो प्रेजेंटली इसमें कितने मेंबर है, 23 मेंबर्स हैं, 23 कंट्रीज हैं इस लिस्ट के अंदर जो आपकी ग्रे लिस्ट है। अब हम बात करते हैं ब्लैक लिस्ट की। तो अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट को क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्ट भी जैसे यहाँ पे ग्रे लिस्ट है, ये न्यूज़पेपर टर्म है, उसी तरह ये ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट भी न्यूज़पेपर टर्म है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट को क्या बोलते हैं, हाई रिस्क जुरिडिक्शन, हाई रिस्क जुरिडिक्शन, ठीक है, हाई रिस्क जुरिडिक्शन। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें कंट्रीज ऐसी कंट्रीज आती हैं जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती हैं और
टेरिटरीज होती है, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेटिव कौन सी कंट्री है, कौन सी टेरिटरी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बता देता हूँ। एक एग्जांपल की तरह बताऊं, मान लीजिए आप एक मोहल्ले में रह रहे हो, ठीक है, उसमें एक घर है, ठीक है, आपके 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 यहाँ उनका आना जाना, जो घर में लोग रहते हैं आप खूब जा रहे हो, है ना, लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसा कमरा है जिसमें वो आपको जाने नहीं दे रहे किसी को भी, और आपके सामने उसको ताला मार के रख रहे हैं, इसको बंद करके रख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, आदमी सोचेगा कि कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, वरना क्यों ताला मार के रखेंगे, ठीक है। तो पूरे घर में हमको घूमने दे रहे हैं, तो उस कमरे का ही क्यों ताला मार के रखेंगे, उसमें क्यों जाने के लिए मना करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर हमको शक होगा, ठीक है। जब हमको शक होगा तो हम उसको ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, समझ गए, उस आदमी को ग्रे लिस्ट में हम डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम उससे रिलेशन तो रख रहे हैं, लेकिन 100% रिलेशन हमारे नहीं है, हमको उन पर शक है कि कुछ ना कुछ फिशी है। फिशी का मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, ठीक है। फिशी का मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है, अगर हमको ऐसा लगा तो फिर हम उसको ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, तो इसका मतलब उसको वार्निंग मिल गई कि जी तुम क्या छुपा रहे हो, हमको बताओ, ठीक है। अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट में मोहल्ले का वो आदमी, वो परिवार, ना तो वो किसी से रिश्ते रख रहा है, ना वो किसी के घर जा रहा है, ना वो किसी से मिल रहा है, ठीक है, ना आपको मिल रहा है, आप उससे मिल रहे हो, मतलब ना आपसे वो दोस्ती रख रहा है, ना आपसे वो मिल रहा है, रोज आपके बिल्कुल पड़ोस में रहता है, लेकिन मिलना होता नहीं है, मिलना मतलब एक रिलेशन कुछ है नहीं आपस में, घर बंद करके रखता है, कोई उसके घर में घुस नहीं सकता, ठीक है, किसी के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं रखता, नॉन कोऑपरेटिंग है, ठीक है। तो वो जो आदमी होगा, ठीक है, उसके ऊपर तो शक जाएगा भाई, किसी से कोई रिलेशन नहीं रख रहा, कुछ नहीं रख रहा, तो उसके ऊपर तो सीधा शक भी नहीं, कंफर्म ही हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ ये तो छुपा ही रहा है, तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रख रहा, ठीक है। तो उस घर को हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा हाई रिस्क होगी। अगर इसमें जो होगा उसके ऊपर फिर भी रिस्क कम होगी, क्यों, क्योंकि आप उसके आसपास घर में तो घूम रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं छुपा रखी होगी तो, लेकिन जो जिसके आप घर में जा ही नहीं पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, जिससे बात नहीं हो पा रही, उसके लिए तो समझ लो रिस्क बहुत हाई हो जाएगी कि बहुत कुछ छुपा सकता है, ठीक है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में बोलेंगे। तो ब्लैक लिस्ट मतलब ऐसे कोई आदमी या कोई घर जो किसी से कोई मतलब ना रख रहा हो, बिल्कुल आइसोलेशन में रह रहा हो, सबसे अलग रह रहा हो, किसी से कोई संबंध ना रख रहा हो, बल्कि रह सभी के साथ रहा हो, लेकिन किसी से कोई संबंध ना रख रहा हो, ऐसे घर को हम डालेंगे, ऐसे व्यक्ति को डालेंगे ब्लैक लिस्ट में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इंक्लूड ऐसी कंट्री को ये रखता है जो नॉन कोऑपरेटिव होती है, जो किसी के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती, ऐसी कंट्रीज और टेरिटरीज, ऐसी कंट्रीज और ऐसी टेरिटरीज जो किसी के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं रखती हैं, ऐसी जो कंट्रीज होती हैं वो ब्लैक लिस्ट में आती हैं। BLSC के ब्लैक लिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, BLSC के ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जो किसी के साथ कोई कॉपरेशन नहीं रखती ऐसी कंट्रीज या ऐसी टेरिटरीज को इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है, और सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को। वही ऐसी कंट्रीज जो किसी के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, किसी के साथ रहेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो उस पर तो शक होगा, उस पर तो यकीन हो जाएगा कि जी ये कुछ उल्टा सीधा काम जरूर करती होंगी, तो वो सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को। ऐसी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आप किसी के साथ कॉपरेट कर रहे हो, जो ग्रे लिस्ट में किसी के साथ वो कंट्री कॉपरेट कर रही है, उनके साथ रह रही है, तो आप उनको रिकमेंडेशन देकर सुधार सकते हो। लेकिन कोई कंट्री है वो जो ब्लैक लिस्ट में, वो आपके साथ कोई कॉपरेशन नहीं रख रही, आपके साथ कोई संबंध नहीं रख रही, कोई बातचीत नहीं कर रही, तो आप उसको रिकमेंडेशन दोगे तो कैसे मानेगी आपकी, दोगे वो लेगी नहीं, ठीक है, लेगी नहीं तो सुधरेगी कैसे, ठीक है। तो इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है ऐसी कंट्रीज को जो कोई किसी के साथ कॉपरेट नहीं करती। अगर हम बात करें अब प्रेजेंटली, अब तक इसमें कितने मेंबर है प्रेजेंटली, इसमें 3 मेंबर हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ठीक है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। ईरान क्यों है इसमें, क्योंकि उसके यूएस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इसराइल के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उनके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है ना। और दूसरी चीज, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, इसके भी वेस्ट कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, बहुत बेकार रिलेशन है। हालांकि इन दोनों इस कंट्री में कोई टेररिज्म का कोई सबूत आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन ये इनके रिलेशन अच्छे नहीं है, पहली चीज वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ठीक है। और दूसरा, ये भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है, जो इसका जो तीसरा जो ये ऑब्जेक्टिव है इसके खिलाफ जाता है, ठीक है। और ये जो तीसरी कंट्री है म्यांमार, ये इसमें नई एडिशन है। क्यों है इसमें एडिशन, कि अभी जो इसमें मिलिट्री coup हो गया था,
मिलिट्री कू का मतलब तख्तापलट जो मिलिट्री ने किया उसको मिलिट्री कू कहते हैं। कू का मतलब, ठीक है, कू होता है ये COUP, कू, ठीक है। इसमें जो पी होता है ये साइलेंट होता है, तो जो कू होता है उसका मतलब होता है तख्तापलट। तो मिलिट्री ने जो इसकी प्राइम मिनिस्टर थी उनको जेल में डाल के और कब्जा कर लिया, जो इनके मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। तो एट प्रेजेंट 3 कंट्री है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं? हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन वाली कंट्रीज, जो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती, कोई ऐसी कंट्रीज, ऐसी टेरिटरीज, ठीक है, और सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। एट प्रेजेंट इसमें 3 कंट्री आती हैं आपकी, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है कंट्रीज पे अगर वो इन लिस्ट में आ जाए। इन लिस्ट में ये जो लिस्ट है, जबकि ग्रे लिस्ट और जो ब्लैक लिस्ट, ये दोनों जो लिस्ट है, अगर इन दोनों लिस्ट में से किसी में भी आ जाए तो कंट्रीज पर क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या नुकसान होते हैं इन लिस्ट में आने से, ठीक है। अगर कोई नुकसान नहीं होगा तो डालते रहो उनको लिस्ट में, क्या फर्क पड़ता है। FATF उनको कहीं भी डाल ले, किसी भी लिस्ट में डाल ले, किसी को किसी लिस्ट में डालने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, जब तक उस पर कोई से परेशानी ना हो, जब तक उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को किसी भी लिस्ट में डाल दो, ठीक है। तो इनको क्या फर्क पड़ता है, क्या उनको नुकसान होता है इस लिस्ट में आने से? पहला, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब, आप किसी के सैंक्शंस का मतलब रुकावट, ठीक है, रोक लग जाती है, ठीक है, उसको सैंक्शन कहते हैं। तो उनके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। कितनी मेंबर कंट्रीज है? 32 मेंबर कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज EU और AU के अंदर भी आती हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ये इन सब कंट्रीज के साथ, क्योंकि इसका मेंबर है तो FATF ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। जो भी कंट्री इन दोनों लिस्ट में आ रही है उसके साथ फिर वो जो मेंबर कंट्री है वो उसके साथ ना ट्रेड करेंगी, ना कोई बिजनेस करेंगी, ना उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगी, ना उनको कोई पैसा देंगी, ना लोन देंगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक है, वो भी उनको कोई पैसा नहीं देगी, क्योंकि वो भी इस बैंक के साथ मिलकर काम करते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती हैं, आपकी FATF के साथ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ, तो वो भी इसको लोन नहीं देंगी। तो उस कंट्री को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ना कहीं से वो किसी के साथ बिजनेस कर सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना ट्रेड कर सकती है। दूसरा, इकोनॉमिक सैंक्शन पे लग जाएंगे। दूसरा है प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स। अभी मैंने आपको बताया कि उनको लोन लेने में परेशानी होगी, जितनी मेंबर कंट्रीज हैं ये लोन उनको नहीं देंगी, और जो आपके वो हैं ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, या वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये सब इनमें से कोई भी उसको लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो सब भी इसके साथ कोऑपरेट करके काम करती हैं FATF के साथ। तो अगर FATF ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं कोई, तो फिर उसको लिस्ट में डाला है, तो जरूर उसकी उस कंट्री की कोई ना कोई कमी होगी, ये समझ के वो इसको लोन नहीं देंगी, ठीक है। फिर उसको ऐसे ही किसी कंट्री से लोन उठाना पड़ेगा, और जैसे पाकिस्तान चाइना से लोन पे लोन ले जा रहा था, ठीक है, और वो नुकसान अपने आप को कर रहा था, उसके डेट ट्रैप में फंसे जा रहा था। तीसरा है रिडक्शंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड भी घट जाएगा, इन कंट्रीज के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सारी अहम कंट्रीज में आती हैं, जितनी भी अहम कंट्रियां सारी की सारी इसमें आती हैं, और इनके साथ आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप फायदा कहाँ से उठाओगे इसका? अपना कोई सामान उनको दे नहीं पाओगे तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे? जब उनको एक्सपोर्ट करोगे सामान जब तो पैसे कमाओगे, और उनसे कुछ खरीद कैसे पाओगे जिस सामान की कंट्री में जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बायकॉट, ठीक है। बायकॉट का मतलब होता है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। उसको हम ना देखेंगे, ना कुछ उसके साथ सपोर्ट करेंगे, ना उससे कोई बात करेंगे, ठीक है। तो जो इंटरनेशनली उस कंट्री का बायकॉट हो जाता है, जो इन लिस्ट में आ जाती है। ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कुछ इस ग्रुप को मानती हैं, FATF को, इसके साथ कोऑपरेट करती हैं, इसके साथ बात करती हैं, इसकी मेंबर हैं, वो सब जो है इसको बायकॉट कर देंगे उस कंट्री को, और उसके साथ कोई भी काम नहीं करेगी। जब उसके साथ इस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे, ठीक है, उसके साथ कोई कुछ भी इकोनॉमिकली कुछ नहीं होगा, पैसे से रिलेटेड, ना उसको लोन मिलेगा, ना वो ट्रेड कर पाएगी ध्यान से ठीक से, तो बॉयकॉट ही हो गया, उसके साथ फिर बॉयकॉट ही हो गया, सीधी सादी बात है, ठीक है। ये उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा, जो वो पैसे ही नहीं कमा पा रही, ट्रेड ही नहीं कुछ कर पा रही, ना कहीं से लोन उठा पा रही, लोन नहीं उठाएगी तो अपने यहाँ कंट्री में काम कैसे करेगी? तो उसका इंटरनेशनल बायकॉट ही हो गया ना। अब हम देखते हैं इंडिया एंड FATF। इंडिया का इसके साथ क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन रहे हैं, इंडिया को उसने कहाँ कहाँ फायदा पहुंचाया है, कहाँ कहाँ इंडिया ने इससे फायदा लिया है, इंडिया को कुछ काम हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, क्योंकि देखो इंडिया के लिए हमें क्यों पढ़ना है, और किसी कंट्री के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन इंडिया के लिए क्यों पढ़ना है?
क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं। इंडिया के साथ जो उसके इंडिया को जो इससे फायदे हो रहे होंगे, या इंडिया को जो कोई भी नुकसान या फायदे जो भी इससे हो रहे होंगे, या इंडिया इससे जो फायदा ले रहा होगा, या इंडिया इसको कुछ फायदे दे रहा होगा, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वही हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और किसी कंट्री में क्या हो रहा है उससे थोड़ी मतलब है। हमको कोई यूएस के जाके एग्जाम थोड़ी देना है, हमको तो इंडिया में बैठ के एग्जाम देना है, तो इंडिया का हमको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इंडिया ज्वाइंड एज ऑब्जर्वर मेंबर इन 2006। एज अ ऑब्जर्वर मेंबर इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था, 2006 में। ऑब्जर्वर मेंबर की मतलब होता है कि अभी कोई वोटिंग राइट, कोई कुछ ऐसा भी कुछ बोलने का राइट, ऐसा कुछ राइट आपके पास नहीं है। आप जाओगे वहां पे, जब उसकी मीटिंग होगी, ऑब्जर्व करोगे कैसे ये ग्रुप काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, हम इससे क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, उन मेंबर्स को ऑब्जर्व मेंबर कहते हैं। तो इंडिया ज्वाइन एज अ ऑब्जर्व मेंबर 2006 में इंडिया ने ऑब्जर्वर मेंबर की तरह ज्वाइन किया था, और 2010 में इंडिया बन गया था फुल मेंबर इसका। जो इसका मेंबर बन गया था इंडिया फुल मेंबर, मतलब सब प्रिविलेजेस के साथ जो भी ये ग्रुप प्रोवाइड करता है मेंबर्स को, उन सब प्रिविलेज को इंडिया ने 2010 में पा लिया था और इसका फुल फ्लेजेड मेंबर बन गया था। दूसरा पॉइंट, इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ इट्स रीजनल पार्टनर्स। कौन कौन से हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप, एपीजी एंड यूरेशियन ग्रुप। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया जो है ना, जो ये आपका एफएटीएफ है, इसके कुछ रीजनल ग्रुप हैं। जैसे ये एफएटीएफ तो एक हो गई बीच में, जो पेरिस में है, जो आपकी पेरिस में बैठी है एफएटीएफ तो बैठ गई। अब ये अलग अलग जितनी इतना बड़ा वो है, दुनिया है, इतनी सारी अलग अलग इतनी दूर दूर कंट्री है, कोई यहाँ है, कोई बिल्कुल, कोई मान लीजिए पेरिस फ्रांस के साइड में ही है, लेकिन कोई बिल्कुल नीचे ऑस्ट्रेलिया में है, कोई बिल्कुल वेस्ट में जाके आपकी वहां पे कनाडा में है। ठीक है, कनाडा है कोई बिल्कुल वेस्ट में जाके, इधर चले जाओ रशिया है ईस्ट में, बिल्कुल साउथ में चले जाओ वहां कोई कंट्री है। तो इतनी दूर दूर कंट्रीज है, तो उनके ऊपर ये अकेले कैसे वो फोकस रखेगी, कैसे उनको मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि बहुत डीपली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। हर कंट्री को देखना है कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग या फिर जो इसके जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन थे उनका प्रचार तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए इसने क्या किया है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी है। ठीक है, जैसे ये एक जैसे मान लीजिए एशिया पैसिफिक एक रीजन है, मैंने आपको पहले भी एशिया पैसिफिक के बारे में कई वीडियोज में बताया है। तो एशिया पैसिफिक एक रीजन है, तो उस रीजन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना गई, वहां पे जितनी कंट्रीज है उनके ऊपर ये काम करेगी। फिर यूरोशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरेशियन एक रीजन है, उसके ऊपर जितनी भी वहां आसपास कंट्री है उन सबके ऊपर यहाँ पे वहां ये जो यूरेशियन इसका रीजनल पार्टनर है वो नजर रखेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखना चाहें, मैं आपको एक बार बता देता हूँ एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा है। एशिया पैसिफिक रीजन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये मैप है, कहां से है ये मैप, ये आपका पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पे म्यांमार वगैरह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह, ये चाइना हो गया आपका, ये ताइवान हो गया, ठीक है ना, यहाँ फिलीपींस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। ये आपका मान लीजिए ये आपका वो हो गया, वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच में है ये एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इनके बीच में जो है ओशियन है इसको क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और ये जो इंडिया के नीचे ओशियन इसको क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन। तो एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा होता है, यहां से स्टार्ट करें, यहां से ये वाले कोने से, ठीक है, ये और ये, इस रीजन को कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, मैं दूसरे मार्कर से मार्क करके आपको बता देता हूँ, ये रेड मार्कर से जो मैं बनाऊंगा, ये जो रीजन है ये आपका एशिया पैसिफिक रीजन हो गया। यहाँ पे आपका जापान आ जाएगा। ठीक है, ये रशिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये जापान हो गया, ठीक है ना, ये ताइवान हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो रीजन एशिया का ये वाला रीजन और पैसिफिक ओशन पूरे को ले, उस रीजन को कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो जो यहाँ की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है, इस नाम से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एफएटीएफ की, इंडिया उसका भी मेंबर है। फिर यूरेशियन ग्रुप कौन सा है, अगर नाम से समझना चाहे तो यूरोप और एशिया दोनों आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वो वाला रीजन जहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों आ रहे हो, तो अगर हम इसको यूरोप को यहाँ पे कंप्लीट कर दें ऐसे करके, ठीक है,
यूरोप को यहाँ पे हमने जैसे कंप्लीट कर दिया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, ये आपका अफ्रीका हो गया। तो ये यूरोप वाला रीजन, नीचे एशिया वाला रीजन, ये सारा ये रीजन अगर हम ले लें, ये वाला रीजन, ठीक है, ये यूरोशियन रीजन होता है। इंडिया जो यूरोशियन रीजन वाला इसका ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है FATF का, उसका भी मेंबर है, तो इंडिया दोनों का मेंबर है, ठीक है। तो इंडिया और इफिशियंटली अपने जो मैटर्स है उनके ऊपर काम करवा सकता है और फायदा ले सकता है, और इस ग्रुप की हेल्प भी कर सकता है इन रीजन में जो भी इसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो या फिर किसी कंट्री में नजर रखनी पड़ी हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू बिकम अ मेजर प्लेयर इन इंटरनेशनल फाइनेंस। जो इंडिया इसका जो मेंबर है ना, इंडिया के लिए इसकी मेंबरशिप FATF की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इसी मेंबरशिप के बाद अपने आप को एक इंटरनेशनल एक पावर की तरह दिखा सकता है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल पावर की तरह, ठीक है। कि इंडिया ये अच्छे अच्छे काम कर रहा है, इस तरह ये काम हो रहा है, इस रीजन में ऐसे काम कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो अपना रीजन है आसपास का, अपना नेबरहुड है, जो अपने पड़ोसी देशों में ये टेरर फंडिंग और ये जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे करके इंडिया अपने आप को एक मेजर लीडर दिखा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्प इंडिया टू बिल्ड कैपेसिटी टू फाइट टेररिज्म एंड सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बन के ना बहुत कुछ सीख भी रहा है, इससे सीख सकता है। क्या सीख सकता है इंडिया इससे? कि अपनी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप कर सकता है और ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकता है। जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, किस चीज के लिए? कि टेररिज्म से लड़ सके। इंडिया में आए दिन मैंने आपको बताया पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए नई नई टेक्निक्स ये सब इंडिया सीख सकता है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो बिल्कुल खत्म करने के लिए, ये सब जो ये FATF स्टेप लेता है उन अलग अलग स्टेप से सीख सकता है और उनको अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकता है सब स्टेप्स को, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म को रोक सके, टेररिस्ट फंडिंग को रोक सके, है ना, और अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके। कोई मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंडिंग हो रही है तो उसको इन सबसे सब मेजर सीख सकता है, सब तरीके सीख सकता है FATF से इंडिया, और अपने यहाँ उनको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प इंडिया इन काउंटरिंग करप्शन इन कंट्री एंड सिक्योरिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या कह रहा है? इंडिया इससे और भी कुछ सीख सकता है। क्या सीख सकता है? कि जो इंडिया में करप्शन हो रहा है, ठीक है, इंडिया में करप्शन होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम सबको पता है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जो इंडेक्स ये बताती है किस कंट्री में कितना करप्शन होता है। इंडिया की उसमें भी कोई रैंक बहुत अच्छी नहीं है, शायद 85 उसमें इंडिया की रैंक है, तो इंडिया की उसमें भी रैंक, इंडिया उसमें भी बहुत नीचे आता है। तो इंडिया में करप्शन होता है, सब जानते हैं, सबने देखा होगा करप्शन होता हुआ, चाहे किसी नुक्कड़ पे पुलिस वाला कोई पैसा ले या किसी बड़े ऑफिस में कोई मान लीजिए ऑफिसर पैसा ले, होता तो है, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, सब किसी ना किसी ने देखा भी होगा, ठीक है। मूवीज में तो आए दिन दिखाते ही हैं, मूवीज में तो आपने जरूरी देखा होगा, अगर रियल लाइफ में नहीं देखा होगा। तो जो ये करप्शन होता है ना, इससे लड़ने के लिए, इससे इसको काउंटर करने के लिए इंडिया स्टेप सीख सकता है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ता है, ठीक है। क्योंकि करप्शन होता है तो वो जो काला धन करप्शन से ही तो आता है, और उस करप्शन फिर उस काले धन को, जो ब्लैक मनी है, उसको फिर व्हाइट मनी बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो करप्शन को अगर रोकेंगे तो ब्लैक मनी भी कमाएगा, ठीक है, ब्लैक मनी कमाएगा तो मनी लॉन्ड्रिंग कम होगी, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसको और ज्यादा स्टेबल करना भी सीख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट का हिंदी में मतलब होता है पारदर्शी, ऐसी चीज जिसके आर पार हमको दिख सके। आर पार दिखने का मतलब है जिसमें कोई ऐसी चीज, जिसमें कोई उल्टी सीधी कोई चीज ना हो, जो सामने हो रहा है वो हमको दिखता रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमको सब कुछ दिखता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ऐसा हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो तो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब बहुत स्थिर होना चाहिए, कोई किसी भी चीज से हिल ना जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना, किसी करप्शन या किसी वजह से हिल ना पाए, कोई करप्ट लीडर आए तो उसकी वजह से बिल्कुल हिल ना जाए, ठीक है। और पारदर्शी हो, सबको पता हो क्या सिस्टम में चल रहा है, अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में जो लोग हैं, जो उन्हीं का पैसा होता है, लोगों का जो टैक्स द्वारा गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, तो लोगों को सब कुछ पता रहे, ठीक है, ये सब सिक्योर कर सके इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ इंडिया और FATF एक दूसरे के साथ क्या इंडिया की मदद हो सकती है, इंडिया कैसे कैसे इसका मेंबर बना, उसके बारे में है। तो एक बार और देख लेते हैं 5 पॉइंट क्या है। 5 पॉइंट, पहला, इंडिया ने ऑब्जर्वर मेंबर की तरह 2006 में ज्वाइन किया और फुल फ्लेजेड मेंबर बना 2010 में, ठीक है। दूसरा, इंडिया जो इसके रीजनल पार्टनर्स हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप जो है उसका भी मेंबर है, ठीक है। थर्ड, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो मेंबरशिप है, क्यों? क्योंकि इंडिया फाइनेंशियल फील्ड में अपनी जो
पावर है उसको दिखा सकता है, अपने जो आसपास की कंट्री अपना जो रीजन है उसमें अपनी पावर को दिखा सकता है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग रोक के, टेररिज्म को रोक के, टेररिस्ट फंडिंग को रोक के। ठीक है। नेक्स्ट चौथा है, इंडिया जो है अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकता है, बहुत ज्यादा अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, किस लिए? ताकि वो फाइट कर सके टेररिज्म से, और जो अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है अपनी कंट्री में, आसपास किसी कंट्री में, उसको ट्रैक कर सके सक्सेसफुली, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। ट्रैक करेगा पहले, जब तो इन्वेस्टिगेट करेगा, पहले पता लगाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके अच्छे से। और फिफ्थ पॉइंट है आपका, ये जो है इंडिया को इस और चीज में किसमें हेल्प करता है, जो FATF है, इंडिया इससे सीख सकता है कि करप्शन को कैसे रोका जाए। जब करप्शन होगा, जब ब्लैक मनी आएगा, ब्लैक मनी होगा तो उसको गोरा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उसको साफ करने के लिए, उसको व्हाइट मनी बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो जब करप्शन को इंडिया रोक ले तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग को भी इंडिया रोक सकता है। ठीक है। और जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको और स्टेबल और उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंडिया इनसे सीख सकता है। ठीक है ना। अब हम आगे इसके अब हम आगे इसके चैलेंजेस और इसके आगे हम अब इसके चैलेंजेस और क्या सिग्निफिकेंस है और क्या स्ट्रेंथ है FATF की वो पढ़ेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या है, और फिर कुछ रूल्स, जो कुछ लॉज जो FATF ने बनाए हैं किस चीज के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रोलिफरेशन होती है इसको रोकने के लिए इंडिया नहीं FATF ने क्या क्या स्टेप, क्या क्या लॉ लिए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने इंडिया और उसके बारे में पढ़ लिया, इंडिया और जो आपका FATF है उसके बीच में क्या संबंध है। अब हम पढ़ते हैं FATF के चैलेंजेस क्या है। तो FATF के चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस FATF फेस कर रहा है, मतलब क्या क्या फेस करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब में हो ही जाती है, चाहे कितनी भी परफेक्ट हो, सॉरी, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनी कंट्री उसमें जुड़ी हुई हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। पहली प्रॉब्लम, पहला चैलेंज इसका क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर्स। जो मेंबर्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी है उनके बीच में। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो इसके मेंबर तो हैं लेकिन आपस में उनके अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो एक दूसरे की टांग खींचेंगी, वो उसको नहीं करने देंगी, वो उसको नहीं करने देंगी। मान लीजिए FATF ने डिसाइड किया किसी कंट्री को डालना है आपका ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, तो वो एक कंट्री की अच्छी दोस्त है जिसको डालना है लेकिन दूसरी की नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को वो करेंगे, टांग खींचेंगे कि मैं उसे डालने दूंगी, तुम वो दूसरी कहेगी मैं नहीं डालने दूंगी। तो ऐसे करके, ऐसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हर चीज में एक दूसरे को अपोजिशन करेंगे। तो ये लैक ऑफ जो आपका कोऑर्डिनेशन है, ये इसके लिए एक चैलेंज है। क्योंकि सब कंट्री एक दूसरे का चैलेंज करे, अपने पर्सनल एजेंडा को साथ साइड में रख के, तो ये अच्छे से काम करेगा FATF, सब फंक्शन इजीली हो पाएंगे। ठीक है। सेकंड है वीकनेस ऑफ नेशनल रेगुलेटरी स्कीम। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का एग्जांपल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं। इंडिया ने कोई लॉ तो बना दिया मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, या टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, या जो प्रचार है आपका मास डिस्ट्रक्शन वेपन उनको रोकने के लिए, लेकिन वो बना तो दिया लॉ, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो रहा, जमीनी सतह पे उस पर कुछ काम नहीं हो रहा जमीन पे। तो फायदा क्या है ऐसे लॉ बनाने का? ऐसे बहुत सारे लॉ बनते हैं जिस पर काम कुछ होता नहीं है, लेकिन लॉ बन के रख जाता है एक बार, लेकिन काम उस पर होता नहीं है, उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं वो फॉलो होते नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनको ठीक से फॉलो ना करा जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी इन डोमेस्टिक ऑपरेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशन का मतलब है, अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताएं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कुछ लॉ बनाया। ठीक है, सेंट्रल में अलग पार्टी वो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग पार्टी की है, लेकिन किसी स्टेट की गवर्नमेंट वो अलग पार्टी की है। तो जो सेंट्रल ने लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रही है, उनके बीच में कॉपरेशन अच्छी नहीं है, डोमेस्टिक जो कॉपरेशन है। या फिर मान लीजिए दो स्टेट है, उन दोनों स्टेटों के बीच में अलग अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अलग अलग गवर्नमेंट की पावर है, तो मान लीजिए दोनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर पा रही है ना। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, ये इसको बता रही है लेकिन ये इसके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, दोनों आपस में कॉपरेट नहीं कर रही। ये भी डोमेस्टिक जो है, ये प्रॉब्लम है डोमेस्टिक कॉपरेशन की। फिर फोर्थ चैलेंज है इसका, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। इसमें क्या है कि लोगों को
पता नहीं है लोगों को, गवर्नमेंट्स को या जो भी और ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग असल में होता क्या है, टेरर फंडिंग असल में होता क्या है, जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन है वो होते क्या है, जो उनका प्रचार है, जो प्रोलिफरेशन है उसको कैसे रोका जाए, उनको उसकी जानकारी नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंज है, हमने 4 चैलेंज पढ़े। एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। वीकनेस ऑफ नेशनल रेगुलेटरी स्कीम्स तो बन गई है लेकिन उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, जो नेशनल स्कीम बन गई है तो उनके ऊपर काम हो अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो ये भी एक चैलेंज है। तीसरा, डिफिकल्टी इन डोमेस्टिक कॉपरेशन, जो डोमेस्टिकली आपस में गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा। मान लीजिए स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, आपस में कॉपरेट नहीं कर पा रही, नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है रूल्स को। दो स्टेट्स की बात करें, एक स्टेट में अलग गवर्नमेंट की पावर है, एक स्टेट में अलग गवर्नमेंट की पावर है, दोनों आपस में कॉपरेट नहीं कर रही है, ठीक है। और फोर्थ है आपका, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, लोगों को जानकारी नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, टेरर फंडिंग क्या होती है, वहां जो मास डिस्ट्रक्शन वेपन क्या होते हैं, उनका जो प्रचार है उसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। किसी गवर्नमेंट को जानकारी नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी मान लीजिए पंचायत की कोई गवर्नमेंट है, पंचायत गवर्नमेंट जो होती है उसको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। एफएटीएफ की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है, जिनके ऊपर ये काम कर रही है अच्छे से, इतने दिनों से चली आ रही है, ये इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इतने दिनों से चली आ रही है, तो कुछ ये अच्छे काम भी कर रही है, कुछ इसकी स्ट्रेंथ, कुछ इसके मजबूत पॉइंट्स भी होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है डाटा शेयरिंग कैपेसिटी इज ह्यूज। डाटा शेयरिंग कैपेसिटी इज ह्यूज। इतनी सारी कंट्रीज के मेंबर हैं, मैंने आपको बताया था इतनी सारी कंट्रीज के मेंबर हैं, ठीक है। 32 कंट्रीज के मेंबर हैं, ठीक है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, जिनमें एक में 27 मेंबर है, एक में और भी ज्यादा मेंबर है, दूसरी अफ्रीकन यूनियन में, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज के मेंबर है, ठीक है। तो जो भी एरिया है पूरे वर्ल्ड का, हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक एरिया, हर एक रीजन में कवर हो रहा है, हर एक रीजन की कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन में है, एफएटीएफ के मेंबर हैं। तो फिर जो डाटा होगा वो तो इनके पास ह्यूज होगा, हर कंट्री डाटा शेयर करेगी जब इसके मेंबर है एक दूसरे के साथ, जब डाटा शेयर करेगी, डाटा जो है बहुत बड़ी मात्रा में शेयर होगा, सबके पास बहुत ज्यादा डाटा होगा, बहुत ज्यादा स्टैटिक्स होंगे जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं इन सब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। सेकेंड, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इतनी इतनी सारी कंट्री मेंबर है, वही मैंने आपको बताया, इतनी सारी कंट्री मेंबर है, सब अमीर अमीर कंट्रीज की मेंबर है, जब जितनी भी बड़ी बड़ी जीडीपी है सब इसकी मेंबर है, तो पैसे की कोई कमी है नहीं, इतनी मैन्युफैक्चरिंग भी उनमें होती है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, किसी नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग या जो प्रचार है आपका मास डिस्ट्रक्शन वेपन का उनको रोकने के लिए, उसके ऊपर कर सकते हैं इन्वेस्ट, बड़े आराम से सब आपस में मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी का काम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, वो बीच में हमारा माइक बंद हो गया था तो इसकी वजह से हमको रुकना पड़ा। तो हम कहाँ थे, इस वाले पॉइंट पे थे, ये यूजेस ऑफ, जो स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे उसमें सेकंड वाले पॉइंट पे यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इतनी सारी कंट्रीज के मेंबर है, सब बड़ी बड़ी कंट्री मेंबर है, सब बड़ी बड़ी जीडीपी के मेंबर्स हैं, तो जो है ये नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एफएटीएफ के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज में, तो ये भी इसकी एक स्ट्रेंथ है। थर्ड है आपके रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क भी बहुत ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। क्यों ले सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है रिस्क क्यों ले सकती है बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज की मेंबर है, इतनी बड़ी बड़ी और वो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी जीडीपी इसकी मेंबर है, तो पैसे की वजह से तो इसको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मतलब ये एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर ये रिस्क भी लेगी, थोड़ी बहुत रिस्क से हिलने वाली नहीं है, थोड़ी बहुत रिस्क इसने ली, वो अगर मान लीजिए इसके अपोजिशन में चलेगी, इसके अगेंस्ट चलेगी, फिर भी ये हिलेगी नहीं, क्योंकि वो कंट्री इसको जाने नहीं देंगी, उनकी रेपुटेशन की बात हो जाएगी। तो वो जो कंट्रीज हैं वो इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी और इसको स्टेबल हमेशा रखेंगी, ठीक है। तो रिस्क भी ये बड़े आराम से ले सकती है। तो ये है इसकी स्ट्रेंथ है। क्या क्या स्ट्रेंथ है, डाटा शेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इतनी सारी कंट्री मेंबर है तो सबके पास डाटा है, जो डाटा एक दूसरे शेयर करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसकी बहुत ह्यूज कैपेसिटी है। दूसरा, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इतना सारा पैसा है कंट्रीज को, इतनी बड़ी बड़ी जीडीपी है, तो नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बना सकती है नई नई टेक्नोलॉजी और शेयर कर सकती है एक दूसरे के साथ। और थर्ड,
रिस्क रिस्क बेस्ड अप्रोच अपना सकती हैं, जो रिस्क है वो ले सकती है जब भी जरूरत हो रिस्क लेने की, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज की मेंबर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या पढ़ेंगे कि इसको क्या करना चाहिए, जो इसके चैलेंजेस हैं, जो इसके चैलेंजेस हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, या इसके स्ट्रेंथ है उनको और उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूती से वो काम कर सकें, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, पहला पॉइंट है इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ा सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, लैक ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन मेंबर्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट अच्छे नहीं कर रहे, एक दूसरे का कोऑपरेट अच्छे से नहीं कर रहे। अगर ये नहीं करेंगे, अपने जो इंडिविजुअल अपने जो वो है प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ, उनको अगर बीच में लाएंगे तो फिर ये ना ही ग्रुप ऊपर जाएगा और एक दूसरे को वो भी खींचते रहेंगे। तो अगर अच्छे से काम करेंगे तो पीसफुली काम करेंगे तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से उनको पा सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जितने जितने पीसफुली इसमें सारे फैसले हो जाएंगे, जितनी पीसफुली सब कुछ काम हो जाएगा, उतने अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगी। सेकेंड, फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग ऑल नेशनल पॉलिसी प्रॉपरली, जो नेशनल पॉलिसीज है ना उनको प्रॉपरली जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल पॉलिसी है वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। गवर्नमेंट ने मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बना तो दी पॉलिसी, लेकिन फिर वो ग्राउंड लेवल पर उसको कुछ काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर उसको बना के खाली रख देंगे तो उससे कुछ फायदा तो है नहीं, खाली जो किताब है वो मोटी होती चली जाएगी, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ज्यादा होती चली जाएगी, हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लेकिन उसको कुछ काम हुआ नहीं होगा, क्योंकि हमको तो जो गलत है उस पर भी काम वो भी पढ़ना है, जो सही है उसको भी पढ़ना है, जिसको काम हुआ वो भी पढ़ना है, जिसको काम नहीं हुआ वो भी पढ़ना है। तो इस पे जब तक काम नहीं होगा तो खाली बनने से कोई काम नहीं होता है, उसको पूरा जो हमने बना तो लिए ये रूल्स है हमारे के, ऐसे ऐसे हम काम करना है, लेकिन काम ही नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या है, ठीक है ना। तो उस पर फोकस किया जाए, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हो ठीक से इंप्लीमेंट हो, ग्राउंड लेवल पर उन पर काम हो। तीसरा, इंप्रूव डोमेस्टिक कॉपरेशन, जो डोमेस्टिक कॉपरेशन है वो अच्छी हो। डोमेस्टिक कॉपरेशन में जैसे कॉपरेशन में मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आपस में एक दूसरे साथ कॉपरेट करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग किया, टेरर फंडिंग किया, मास डिस्ट्रक्शन वेपन के प्रचार की, या दो स्टेट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ ये भी कॉपरेट करें कि इन दोनों के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, तो उसको रोके, उस पर काम करें, उसको ट्रैक करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। चाहे फिर बोल सकते हैं कि दो कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर रिलेशन अच्छे ना हो तो वो भी नहीं कॉपरेट कर पाएंगे आपस में, तो वो भी अच्छे से कॉपरेट करें। दो कंट्रीज के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके, उस पर काम कर सके, उसको ट्रैक करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजुकेट पीपल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। एजुकेट पीपल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, जो लोग हैं उनको एजुकेट, उनको बताएं, उनको समझाएं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे कैसे होती है, क्या क्या नुकसान है इसको, इससे आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, किसको भी इन्फॉर्म करना है जो इसको बंद करवाए, जो इसको खत्म करवाए, देश के लिए इसको क्या खतरा है, ठीक है, टेरर फंडिंग से क्या क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है। सब कुछ उन लोगों को बताएं, जो लोग नॉर्मल पीपल हैं या गवर्नमेंट है उनको पता होना चाहिए, ताकि वो एक्शन ले सके, जब वो अपने सामने ऐसा होते हुए देखे उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ कर सके उसको रोकने के लिए। तो ये इसकी वे फॉरवर्ड्स हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या 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 है कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा तो ये अच्छे से काम कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग ऑल नेशनल पॉलिसी, जो नेशनल पॉलिसी है वो खाली बने ना, उन पे काम भी हो, उनके अकॉर्डिंग काम भी हो, जो काम होगा जब भी उनका कुछ फायदा है। थर्ड है इंप्रूव डोमेस्टिक कॉपरेशन, डोमेस्टिक कॉपरेशन आपस में बढ़े, चाहे दो कंट्री के बीच की बात हो, दो स्टेट्स के बीच की बात हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की बात हो, कॉपरेशन अच्छी होगी जब भी अच्छे से काम हो पाएगा। थर्ड, एजुकेट पीपल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग, लोगों को बताएं मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग क्या होती है, क्या क्या इसके नुकसान है, क्या क्या बच सकते हैं, कैसे कैसे करना है, सब कुछ सबको पता होना चाहिए, जब इससे कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लॉस। लॉस किस लिए है ये? एफएटीएफ इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कुछ ना कुछ लॉ तो बनाए होंगे इन सब से बचने के लिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे बचने के लिए, कि कंट्रीज को कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे रोकनी है, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली कैसे रोकनी है, कैसे नहीं रोकनी है, ठीक है। टेरर फंडिंग या फिर जो प्रचार है आपका मास डिस्ट्रक्शन वेपन का, उनको रोकने के लिए कुछ तो बनाए होंगे। तो हम यहाँ पे दो तरह के लॉस की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो वर्ल्ड में, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए, जो वर्ल्ड में बनाए गए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो लॉ बनाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और प्रोलिफरेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन से बचने के लिए बनाए गए हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी लॉज बने हैं
और इंडिया में, मतलब वर्ल्ड से मतलब है जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी इंडिविजुअल कंट्री की बात नहीं करेंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा इंडिया के अंदर कौन कौन से लॉ बने हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं लॉज की, मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ की। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या क्या लॉज बने हैं, तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो पहला है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन एक कन्वेंशन है जिसमें जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये जो कन्वेंशन है ये हुआ था। इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बहुत सारी लॉज बने थे, ठीक है। कब हुआ था ये, 1988 में। फिर है ब्रसेल कमेटी। ब्रसेल जो है, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, मेरी BIS करके एक वीडियो है, 2 वीडियो पहले है शायद इससे, उसके बारे में मैंने बताया था। सेटलमेंट बैंक वाला जो बैंक सेटलमेंट करके थी, बैंक सेटलमेंट करके थी वो वीडियो, ऐसे करके थी वीडियो, उसमें मैंने आपको बेसल कमेटी के बारे में बताया था, ठीक है। बेसल एजेंडा बताए थे, ठीक है। बेसल नॉर्म्स भी बताए थे, उसमें मैंने सेटलमेंट्स कैसे कैसे करते हैं, तो ये भी उसके काम आता है, ठीक है। तो बेसल क्या है, बेसल एक स्विट्जरलैंड का शहर है, ठीक है ना। मैंने वो सारी कुछ उसमें बेसल कमेटी के बारे में बताया, बेसल नॉर्म्स के बारे में बताया है ना। और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट जो उसके बारे में बताया, बैंकिंग फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट होते हैं इनके सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। थर्ड है आपका UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। UN क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है उसने एक रूल बनाया है ड्रग्स और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। क्राइम कैसा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो क्राइम, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं, ये कुछ कमेटीज बनाई गई हैं जो इनके ऊपर नजर रखती है मनी लॉन्ड्रिंग की इंटरनेशनली। क्या क्या है, वेना कन्वेंशन जो 1988 में बना था, वेसल कमेटी है जो इसके ऊपर नजर रखती है, और UN ऑफिस में एक लॉ बना था, UN ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के ऊपर, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, एक तो ये लॉ है। ये लॉ क्या है इंडिया में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। 2022 नहीं 22 नहीं है ये, और ये 2002 है, 2002। सॉरी ये गलत हो गया था, ये 2002 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये 2002 में एक्ट बनी थी जिसको PMLA भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये इसमें नाम से पता चल रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए ये एक्ट बनी थी 2002 में। और दूसरी ये एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका भी यही काम है, मनी लॉन्ड्रिंग पे नजर रखती है, इसको ट्रैक करती है, इसको इन्वेस्टिगेट करती है। आपने बहुत बार सुना होगा, कोई आदमी पकड़ लिया, कोई गवर्नमेंट का आदमी या किसी कंपनी का कोई बड़ा किसी कंपनी का ऑफिसर है, या कोई किसी कंपनी का मैनेजर वगैरह, किसी बैंक का मैनेजर, उसको पकड़ लिया ED ने और उसको पूछताछ के लिए ले गई है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गई है। रॉबर्ट वाड्रा को ले गई थी। रॉबर्ट वाड्रा का आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट वाड्रा जो आपकी प्रियंका गांधी उनके हस्बैंड को कई बार लेके गई है ED। तो जो ED है ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ठीक है, उसको ट्रैक करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। दूसरा, टेरर फंडिंग के ऊपर क्या क्या लॉ बने, ठीक है, ये देखते हैं। तो वर्ल्ड में क्या क्या लॉ बने टेरर फंडिंग के ऊपर। एक तो IMF ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फंडिंग पर ध्यान देती है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ध्यान रखती है कि कोई देश में कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा है UN कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। जो ये UN की एक कमेटी है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। इसको बनाने के लिए ना 1996 में इंडिया ने प्रपोज किया था UN को कि इसको बना लो ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों, ताकि जो टेररिज्म से लड़ सके, क्योंकि इंडिया तो इतने साल हो गए पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म हो रहा है उसको सह रहा है, पाकिस्तान बोल लो अफगानिस्तान बोल लो, उसको सह रहा है। तो इंडिया को पता है टेररिज्म से को बचने के लिए सबका कॉपरेशन चाहिए, एक कंट्री लड़ती रहे इससे काम नहीं होगा। तो इंडिया ने कहा था UN के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन एक बना लेते हैं ग्रुप जो टेररिज्म से बचने के लिए बनाया जाए, ठीक है। तो ये इंडिया ने प्रपोज किया था ये ग्रुप, अब ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है ना, 1996 में। तो एक ये ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने टेरर फंडिंग से रोकने के लिए क्या क्या कर रखा है। इंडिया के अंदर एक लॉ है जिसका नाम है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसको पकड़ के बिना कुछ पूछे जेल में डाल सकती है जो हमारी पुलिस है,
ठीक है ना। बाद में पूछताछ होगी, पहले उसको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि अगर बाद में वो कुछ कर देगा फिर जेल में डाला तो क्या फायदा उसका। भाई इसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया फिर उसको पकड़ के जेल में डाला तो क्या फायदा। किसी पे शक है तो इस एक्ट के अंदर, यूएपीए के अंदर उसको डाला जा सकता है, ठीक है। एक ये लॉ है। दूसरा है एनएसजी। एनएसजी क्या है आप लोगों को पता है? एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसका इसका काम ही है एंटी टेरर जो भी काम होते हैं उनको करना। एंटी टेरर एक्टिविटीज जो होती हैं वो उस पर ये काम करती हैं। जो काउंटर टेररिज्म के लिए एक्टिविटीज होती है ना, कि टेररिज्म को कैसे रोकना है। जैसे जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ था, जो ताज होटल पर अटैक हुआ था और वहां पे होटल पे अटैक हुए थे मुंबई में, तो वहां पे एनएसजी गई थी। ताज होटल के अंदर जो ऑफिसर्स थे वो एनएसजी के ही थे। एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है, ठीक है, तो वो ऑफिसर्स एनएसजी के ही थे जो वहां पे उनको बचाने के लिए गए थे, ठीक है। उसके बाद ये हो गए आपके टेरर फंडिंग के रोकने के लिए जो लॉज और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, ठीक है, इंडिया में और वर्ल्ड में इंटरनेशनली। और फिर है प्रोलिफरेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन, WMD का मतलब है यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन वेपन, मैंने आपको समझाया था। तो वर्ल्ड में क्या क्या लॉ बने उसके ऊपर? एनटीपी, एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो अगर इससे के नाम से अगर समझने की कोशिश करें, ऐसी ट्रीटी जो न्यूक्लियर कोई भी चीज है उसके प्लोरिफिकेशन को रोक रही है, प्लोरिफिकेशन को रोक रही है, उसके प्रचार को रोक रही है। जो न्यूक्लियर कोई भी चीज है उसके प्लोरिफिकेशन ना करे उसके लिए जो ट्रीटी है, ठीक है ना। ये जो ट्रीटी है 1968 में साइन हुई थी, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा। अभी तक जितने भी है ना सबको इंडिया ने साइन कर रखा है। आगे जो है 2 आएंगी इसको भी इंडिया ने साइन कर रखा है, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि 1968 में ये बनी थी। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? सबसे पहले 72 में किया था, ठीक है। और उसके बाद आके इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो रियल वाला किया है वो किया था 98 में, ठीक है। जब एपीजे अब्दुल कलाम नहीं सॉरी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके गवर्नमेंट थी 98 को, 11 मई 1998 को किया था, ठीक है। तो इंडिया अगर ये वाली ट्रीटी इंडिया साइन कर देता है, एनपीटी नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसमें लिखा गया था जिसने अभी तक टेस्ट कर लिया वो तो न्यूक्लियर वेपन मेंटेन रखेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। अब इंडिया को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है पाकिस्तान से या चाइना से लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक चलो पाकिस्तान के पास तो उस टाइम तक था नहीं 68 तक, ठीक है, लेकिन चाइना के पास तो था इससे पहले। अब चाइना और इंडिया की पहले 62 में लड़ाई हो चुकी थी, तो इंडिया कैसे अफोर्ड कर सकता था कि चाइना के पास रहे और हम उससे फिर डर के जिए। तो इंडिया को बनाना था, इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। और जब अपना 98 में अच्छे से बॉम्ब उसको अभ्यास करके उसको बता दिया सबके पास कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उससे कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया। वो एक अलग केस है कि चुरा उरा के और ये जो भी है वो किया था उन्होंने, जर्मनी से चुरा के जो भी उनके जिन्होंने ये बॉम्ब बनाया था वो सब एक अलग कहानी है, कभी टाइम होगा तो बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो अब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, चाइना के पास हो पाकिस्तान के पास हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको वो उनको बर्बाद करने के लिए अपने बचाने के लिए रखे हुए हैं हमने, ठीक है। हमको उनके ऊपर नहीं फोड़ने, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर फोड़ेंगे तो हम उनके ऊपर फोड़ने से नहीं चूकेंगे, ठीक है। ये है कि हम जो है अपने आप को बचाएं, उसको दिखा के एक लिवरेज है हमारे पास कि आप वो हमारे ऊपर फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर है, हम भी उनके ऊपर फोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी है ये प्रोलिफरेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन के ऊपर ट्रीटी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972। ये एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। इसमें जो है बायोलॉजिकल जो वेपन है उनको यूज ना करने के लिए कन्वेंशन है जो 1972 में साइन हुआ था। ये भी एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन होता है। न्यूक्लियर वेपन एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन होता है, बायोलॉजिकल वेपन एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन होता है, और केमिकल वेपन भी एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन होता है, ठीक है ना। तो ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है ये बायोलॉजिकल वेपन को यूज ना करे। बायोलॉजिकल वेपन, मान लीजिए कोई वेपन है उसमें कोई आपने कोई वायरस रख के और छोड़ दिया, फूटता उठता नहीं है कि फटा बॉम्ब और सबको मर गया, ऐसा नहीं। एक मान लीजिए एक बॉम्ब बनाया उन्होंने उसमें, या फिर कोई भी एक चीज बनाई, ठीक है, और उसको एक जगह पर रख दिया, मान लीजिए पीने के पानी में मिला दिया, एक शहर के में लोगों ने पानी पिया और उन सबको वायरस से वो बीमार हो गए, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन जो है उस जगह की वो उससे ग्रसित हो गई, जो भी वो आपका वायरस होगा, और उस देश को परेशानी होगी, झेलनी पड़ेगी वो सब परेशानी। तो ऐसे देश को बीच में से वैसे परेशान करना, डायरेक्टली नहीं परेशान करना, उसके लिए उस सब के लिए बायोलॉजिकल वेपन यूज होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 की,
तो ये जो केमिकल वेपन थे उनको रोकने के लिए ये 1993 में साइन ये ट्रीटी आई थी, ये कन्वेंशन आया था। ठीक है, केमिकल वेपन कौन से होते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस का यूज कर लेना। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजों का जो केमिकली यूज होती है उन लोगों को परेशान कर देती है, मतलब परेशान कर दे, मार देती हैं, या कुछ और उनके साथ बॉडी में कुछ हो जाए उनकी में, ऐसे तो ऐसी चीजों के लिए ये केमिकल वेपन यूज होते हैं। तो इन ये तीनों तरह के जो वेपन हैं इनको रोकने के लिए अलग अलग ट्रीटी हैं। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 में साइन हुई थी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, जो बायोलॉजिकल वेपन के यूज करने के लिए यूज ना हो इसलिए आई थी। तीसरी है केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993, जो केमिकल वेपन है वो यूज ना हो उसके लिए ये आई थी। अब देखते हैं इंडिया में मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए क्या ट्रीटी है। द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 2005। इंडिया में ये लॉ है जो इन सब तरह के वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखा है, इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी के पास है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, पर उसका मतलब ये नहीं है कि लोग एक दूसरे को समझाते फिर कैसे न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, उसका प्रचार करते डोले। ठीक है, वो यूज कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट एज अ लेवरेज अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जो चाइना पाकिस्तान है उनसे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है लोगों को भी पता हो कहाँ रखे हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे कि गवर्नमेंट बुला रही है आओ हम तुमको सिखाते हैं न्यूक्लियर वेपन कैसे चलाते हैं, ये सब ना हो उसके लिए ये जो है ये लॉ है इंडिया में जो है। द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, उनकी डिलीवरी पे भी रिस्ट्रिक्शन रहे, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 2005। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर है। तो ये मैंने सारे आपको लॉ बता दिए, एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए। तो आशा है फ्रेंड आपको एफएटीएफ के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। और आपको कुछ भी पॉइंट कुछ नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा हो जो छूट गया हो एफएटीएफ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और एक काम करते हैं, कल जो हम वीडियो लेंगे वो आईएमएफ के ऊपर लेंगे। आईएमएफ का हमारी पुरानी वीडियोज में कई बार जिक्र हो चुका है, तो मैं अगर एक बार आपको बता दूंगा आईएमएफ के क्या है, क्या क्या उसकी फंक्शन है, सब कुछ आईएमएफ के बारे में बता दूंगा, तो बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो में बीच में, तो एक बार बता दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आईएमएफ के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।